हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड IVF स्पेशलिस्ट practicing since last 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और जैसे यह जो मंथ चल रहा है, PCOS अवेयरनेस मंथ चल रहा है, जैसे मेरे लास्ट टॉपिक में मैंने बताया कि PCOS के क्या सिम्टम्स होते हैं, PCOS का क्या रीज़न होता है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि PCOS में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, क्या क्या जांच की जाती है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे क्या रिपोर्ट करने से कंफर्म होता है कि PCOS है या नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट रिपोर्ट होता है, बेसिक रिपोर्ट है, दैट इज़ अ सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में जो ओवरीज रहते हैं वो बल्की होते हैं, ओवरीज की जो साइज़ होती है, ओवरी का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है और उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाया जाता है। ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं जिसे हम PCOS कहते हैं। दूसरा है कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिनको PCOS है हमें कंफर्म करना है तो उनको, जैसे मैंने वीडियो में बताया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, तो फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं उसका पीरियड के दूसरे दिन, मासिक के दूसरे दिन उनके हार्मोन्स की रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें सीरम FSH, LH, सीरम FSH एंड LH का जो रेशियो होता है वह किया जाता है। फास्टिंग इंसुलिन, सीरम फास्टिंग इंसुलिन है, सीरम फास्टिंग ब्लड शुगर है, उसके बाद उनको 2 घंटे के बाद शुगर दिया जाता है और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी कि 2 घंटे के बाद का जो शुगर होता है वह मेजर किया जाता है। इंसुलिन, बिकॉज PCOS में जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो जनरली जैसे ही हमारे बॉडी में, जैसे हम कोई भी शुगर इनटेक होता है या तो स्वीट डिशेस वगैरह खाते हैं तो अपने बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है और उसको कंट्रोल में जो करता है दैट इज़ इंसुलिन। मेजॉरिटी हम जो देखते हैं कि PCOS के जो पेशेंट रहते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या पाई जाती है। तो 2 घंटे के बाद जो शुगर लेवल होता है वह किया जाता है। दूसरा है कि फेशियल हेयर वगैरह जो मैंने सिम्टम्स में बताया, तो जनरली जो फीमेल्स हैं उनके बॉडी में जो मेल हार्मोन रहता है जिसे सीरम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका लेवल अगर ज़्यादा है तो यह समस्या हो सकती है। तो सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम DHEA, काफ़ी बार हमने देखा है कि PCOS के साथ साथ थायराइड और प्रोलैक्टिन की भी प्रॉब्लम होती है, तो उनका थायराइड प्रोफाइल किया जाता है, प्रोलैक्टिन लेवल किए जाते हैं। और इन केस अगर और भी पेशेंट को कोई समस्या है कि जैसे हम जनरली देखते हैं कि उनको विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह होता है, तो उनके B12 है, विटामिन D3 है, जो लौह तत्व का हम रिपोर्ट कहते हैं, तो फेरेटिन वगैरह के रिपोर्ट्स किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि कौन से रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके जो कंसल्टिंग डॉक्टर है वही आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि आपके केस में, जैसे हम सारे पेशेंट में सारी रिपोर्ट्स नहीं करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो उनको सिम्टम्स ज़्यादा है कम है, वो हिसाब से उनको जो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या तो जो जांच की ज़रूरत है वह एडवाइस की जाती है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि एक बार PCOS कंफर्म हो जाता है उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो स्पेशली PCOS जो होता है उसकी ट्रीटमेंट वेरी करती है कि अगर कोई अनमैरिड गर्ल्स है जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट अलग है। जो मैरिड वुमेंस हैं जिनको अपना पीरियड्स रेगुलर करना है, प्रेगनेंसी अभी नहीं रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। एंड थर्ड ग्रुप जो है कि जो मैरिड फीमेल्स हैं और उनको प्रेगनेंसी प्लान करना है या तो उनको कंसीव करना है या कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ
कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, जो टीनेजर गर्ल्स हैं, उनको अगर PCOS की समस्या है तो उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट सीरीज़ रहेगा, नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें प्रेगनेंसी जिनको रखना है उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। सो आइए अब मैं डिस्कस करती हूँ कि टीनेजर गर्ल्स जो हैं जिनको PCOS है और उनको पीरियड्स रेगुलर करना है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे पहले के मेरे जो वीडियोस है उसमें भी मैंने बताया है कि PCOS हमें अगर प्रिवेंट करना है या तो उसका ट्रीटमेंट करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, जैसे आपका जो रूटीन स्लीप पैटर्न है, स्लीप साइकिल जो है एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का नींद होना चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा लेना है। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उसमें मैं पूरा डाइट चार्ट देने वाली हूँ कि क्या आपको डाइट फॉलो करना है या तो हेल्दी फूड हैबिट्स का मीनिंग क्या होता है। चौथा है आपको रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करना है, मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि आप एक्सरसाइज के तौर पे क्या क्या कर सकते हो। आइदर यू कैन गो फॉर सिंपल वॉकिंग, मतलब आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, सिंपल डांस है, जैसे अगर अभी नवरात्रि का सीज़न आ रहा है, आपको गरबा वगैरह पसंद है तो वो कर सकते हो। तो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हो एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, मिनिमम 3 to 5 डेज़ इन अ वीक। हफ्ते में 3 से 5 दिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरा जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वो है कि आपको ये जो फूड हैबिट्स है वो रेगुलर फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि 2 महीना किया फिर बीच में 2 महीना नहीं कर रहे हो, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अभी मैं बताना चाहती हूँ कि पीरियड रेगुलर करने के लिए आपके जो भी डॉक्टर रहेंगे वो आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं 21 डेज़ के जो पैकेट आता है, 21 डेज़ टैबलेट रहती है उसमें। और जनरली वो जो हार्मोनल पिल्स हैं या तो OC पिल्स हैं वो पीरियड के चौथे या तो 5वें दिन से स्टार्ट करने होते हैं। आपको फ़िक्स टाइम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात को 10 बजे ले रहे हो तो फिक्स टाइम पे वो जो टैबलेट है वो आपको याद करके लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दिन भूल जाते हो, जैसे ही आपको दूसरे दिन याद आता है कि आपको यह पिल लेना है तो इमीडिएटली यू टेक दैट, जो पिल आप भूल गए हो वो ले लो। 2 दिन अगर ऐसे हो जाता है, इमीडिएटली जैसे याद आता है आप अपना हार्मोनल पिल ले लीजिए। मोर देन 2 डेज़ अगर ऐसा होता है तो वह पिल काम नहीं करेगा, हो सकता है आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग हो सकती है इन बिटवीन। सो आप याद रखें, फ़ोन में आप अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो कि आपका ये मेडिसिन का टाइम है और आपको रेगुलरली लेना है। जनरली हम जो मेडिसिन देते हैं 3 और 6 मंथ्स का मेडिसिन का कोर्स देते हैं, देन वी गिव अ ब्रेक ऑफ फ्यू मंथ्स। अगर उस बीच में आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं तो आपको बाद में मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, वो आप अगर कंटिन्यू रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपका PCOS में जो हार्मोनल बैलेंस है वो अच्छे से हो जाएगा और आपका PCOS ट्रीट भी हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट जो मेरी ये जो PCOS सीरीज़ है उसमें और हम जो टॉपिक मैंने बताया कि PCOS के साथ साथ अगर आपको कंसीव करना है तो कैसे करना है, PCOS के साथ आपको प्रेगनेंसी रुक गया है तो क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, PCOS में डाइट चार्ट क्या होता है, यह सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आशा रखती हूँ कि अगर आपके कोई नियर डियर है, फ्रेंड्स है, किसी को PCOS की समस्या है तो उनको इतना मैसेज देना है कि आपको घबराना नहीं है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना आवश्यक है। और आप उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। उनको और कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में उनको बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सारे सवालों के जवाब के साथ वापस आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।